कैसे ऑन होगा? हो गया on। तो अब हम लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए बात करते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट का एग्जैक्टली मतलब मैंने एक बार भी बताया था, फिर भी मैं बता दूँ। लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है लास्ट ईयर, इस ईयर जो भी फायर ब्रोकआउट हुई है या आग लगी है, तो पिछले साल सेम इसी टाइम पर क्या सिचुएशन थी, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी फाइनेंशियल बुक्स में क्या पोजीशन थी। तो जो फाइनेंशियल हम ईयर लेते हैं उसमें हमारे फाइनेंस की क्या पोजीशन के बारे में, मतलब कि इस साल जो हमारा सेल हो रहा है क्या एट द टाइम पिछले साल वो सेल हो रहा था या नहीं हो रहा था। मीन्स पिछले साल अगर हमारी सेल 10% भी हो रही थी तो इस साल तो उसमें आग लग गई, आग लग गई है उस बिज़नेस में, सब जल गया। जलने के बाद उसमें कोई भी सेल नहीं होगी। जब सेल नहीं होगी तो उतने मंथ का प्रॉफिट भी नहीं होगा। दिस इज़ कॉल्ड लॉस ऑफ, दिस इज़ अ लॉस। बट व्हाट इज़ लॉस ऑफ प्रॉफिट? उस ईयर की हमारी सेल मान लीजिए 10% हुई थी, ठीक, और इस साल की जो हमारे पास लॉस, हमारे पास जो सेल है वो हुई, और प्रॉफिट पिछले बार हमारा मे बी, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा में भी, जैसे हमने सेल 10% कही तो हमारे पास प्रॉफिट में भी 8% या 5% हुआ होगा। तो इस साल वो प्रॉफिट घट जाएगा क्योंकि सेल नहीं हुई। जब सेल नहीं हुई तो प्रॉफिट घट जाएगा, बट प्रॉफिट तो होगा, क्योंकि आग तो थोड़ी देर के लिए लगती है, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि महीने भर का दिक्कत हो जाती है कि भाई जब आग लगी थी तो स्टॉक कितना था, कितना हमारे पास किस तरीके से मैनेज हो रहा था। फिर उसके बाद उसको जो बिज़नेस है उसको फिर से री स्टार्ट करने के लिए स्टॉक हम लोग को उन लोग को परचेज़ करना पड़ता है, ओनर को। प्लस उसके साथ जो भी आग लगी उस जगह को क्लीन करना पड़ता है। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगते हैं, इसको इंक्रीज एक्सपेंसेस भी कहते हैं। जो एक्सपेंसेस हम नहीं चाह रहे थे वो एक्सपेंसेस हमें हो गए, तो वो एक्सपेंसेस इंक्रीज इनकम कहलाते हैं। बट ऑब्वियस है कि पिछले बार अगर 5% भी प्रॉफिट हुआ होगा तो इस बार हम 5 के मान के चलते हैं कि 5% प्रॉफिट होगा, लेकिन उसमें एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं, उन एक्सपेंसेस को हम देखना पड़ता है हमें, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो 5% होना था वो अल्टीमेटली कम हो जाएगा। प्लस जो हमारी आग लगी है जिससे स्टॉक हमारा डैमेज हो गया है उससे भी हमारा कम हो जाएगा। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड अ लॉस ऑफ प्रॉफिट। इट मीन्स कि पिछले साल अगर 5% प्रॉफिट होगा तो इस बार मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफिट तो होगा, हो सकता है वो 4% हो। दिस इज़ कॉल्ड लॉस ऑफ प्रॉफिट। आई थिंक इट्स अ क्लियर, इट्स क्लियर बेटा? Yes, ma'am. अच्छा, Yes, कुछ ma'am. आई थिंक कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। फिर है रिस्क कवर्ड बाय लॉस प्रॉफिट पॉलिसीज। अच्छा, पॉलिसी बट ऑब्वियस है, भी हम लोग पिछले भी जो क्वेश्चंस किए हैं लॉस ऑफ स्टॉक में, उसमें भी हम लोगों ने पॉलिसी अमाउंट देखा था। तो कैसे रिस्क कवर किया जाएगा, तो एक क्वेश्चन है, एक पॉइंट है लॉस ऑफ पॉलिसी और कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी नॉर्मली कवर द रिस्क ऑफ फॉलोइंग 3 काइंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, बहुत ही इसमें इसका लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट ओइंग टू सेट बैक टू प्रोडक्शन सेल्स एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज और क्लोजर ऑफ बिजनेस फॉर सम टाइम। ठीक, तो इन्होंने सीधी बात है कि हमारे पास अगर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में लॉस हुआ है तो क्या करेंगे, उसका जो प्रोडक्शन है वो भी पीछे हो जाएगा, सेल है वो भी पीछे हो जाएगी, जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हैं वो भी हमारे कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएंगी, जैसे मैंने अभी बताया। लॉस ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यस, जो हम पेमेंट कर रहे थे उसमें एक्सपेंसेस मीन्स ऑफ सैलरी पे कर रहे थे, आग लग गई, अब सैलरी तो हम कम नहीं करेंगे बट सैलरी पे करनी है हम। ये स्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। रेंट, टैक्स, मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, स्टेशनरी, डायरेक्टर्स फीस एक्सेट्रा, दीज एक्सपेंसेस आर स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मीन्स ऑफ बिजनेस हो रहा हो या ना हो रहा हो, एक्सपेंसेस तो पे करने ही करने हैं। सो ये एक्सपेंसेस, अब आग लगी इससे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सैलरी जो होगी वो देनी है, रेंट देना है, टैक्सेस देना है, इन ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, पोस्टेज देना है, स्टेशनरी देना है, फीस देनी है, तो
ये सब नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं जो उन्हें देने हैं। और बट ऑब्वियस है कि जिसके हिसाब से हमारा एक्सपेंस लॉस ऑफ प्रॉफिट हो ही जाएगा। The businessman has to clarify as to which of the standing charges he want to get insured। तो क्या करते हैं ना, इसी के लिए जो बिजनेसमैन होता है कि वो इंश्योर्ड करता है कि भाई वो कम से कम हम उससे स्टैंडिंग चार्जेस तो पे ऑफ कर सकें। Then third is loss of payment of increased working expenses for bringing the business to normal position as taking temporarily including another building on a rent for carrying of the business activity। It means जो भी मैंने बताया था इंक्रीज एक्सपेंसेस कि भाई बिजनेस को पोजीशन पे लाने के लिए रीपोजीशन पे लाने के लिए जो है हम उसको रेंट पे करते हैं, बिल्डिंग का रेंट है, टेम्परेली जितने भी पॉइंट आउट हैं उनको हम लोग इन नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए बिजनेस को हम पेमेंट करते हैं। तो ये भी हमारा एक लॉस है, लेकिन लॉस ऑफ प्रॉफिट या रिस्क कवर इससे होगा। जो पॉलिसीज़ है उससे हम इससे रिस्क कवर कर सकते हैं। Although a separate policy is required to cover the above losses, the claim is respect of policies admitted, provided the claim for loss of property as a result of the fire also is admitted। Okay, it may be noted that the first and two will equal to the gross profit. Hence, if the gross profit is to be computed for the purpose of insurance claim, it will means net profit plus standing expenses। मीन्स अगर ग्रॉस प्रॉफिट हमें नहीं पता चल रहा है कैसे निकालेंगे, तो हम नेट प्रॉफिट में स्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दें तो हम एग्जैक्टली ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मीन्स कि अगर हमें नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट ना पता हो तो हम नेट प्रॉफिट में स्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दें तो हमें एग्जैक्टली ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा। अच्छा, अब आते हैं इंडेमनिटी पीरियड क्या होता है। इंडेमनिटी पीरियड क्या होता है? इंडेमनिटी पीरियड में हमारे पास होता है कि इंडेमनिटी मीन्स कंपनसेशन, कि हम कैसे कंपनसेट करेंगे अपने आप को। तो इंडेमनिटी पीरियड इज दैट पीरियड फॉर दैट विच द इंश्योरेंस कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे द क्लेम और लॉस ऑफ प्रॉफिट। इट मीन्स कि वो पीरियड जिसमें लॉस ऑफ प्रॉफिट का हमारे पास क्लेम पे ऑफ होता है। दिस पीरियड मीन्स एक हमारे पास पॉलिसी अमाउंट होता है। पॉलिसी अमाउंट जब हमें जितनी टाइम पीरियड में हमें रिकवर होता है, दैट इज कॉल्ड इंडेमनिटी पीरियड। दिस पीरियड इज आल्सो known as interruption of dislocation period। मीन्स कि जो भी हमारे यहाँ आग लगी, एक सिंपल एग्जांपल में हम बता देते हैं कि हमारे यहाँ आग लगी, आग लगने के बाद हम उसको रिकवर कर रहे हैं। फिर पॉलिसी वाला जो है तो वहाँ पर जो जो पॉलिसी अमाउंट है वो जब हमें मिल जाएगा जब तक कि हमें मिलेगा तब तक की जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड इंडेमनिटी पीरियड। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ गया? इंडेमनिटी पीरियड कैन बी मैक्सिमम 12 मंथ। यस, 1 साल का पूरा होता है। ठीक है, तो 1 साल में हमारे पास 12 महीने, इट मीन्स कि कभी भी 12 महीने हो सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ फायर। बट if the business comes to normal position before the end of 12 months, then in the case the indemnity period will be from the date of fire till the date when the business reaches normal क्या लिखा है, normalcy। ठीक है, तो इसमें मतलब अगर कोई भी 12 महीने से पहले ही हमारे नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है तो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। उस केस में क्या होगा, जब फ्रॉम द डेट ऑफ द फायर से जब तक कि वो बिज़नेस नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक की टाइम पीरियड को कहते हैं हम क्या, इंडेमनिटी पीरियड। इस चीज़ का बिल्कुल बहुत ध्यान रखिएगा। अभी हम क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें आएगा, जिसमें ऊपर के 3 पॉइंट्स आएंगे और इंडेमनिटी पीरियड होगा। फिर कंटिन्यू करते हैं। इट मे बी नोटेड दैट द इंडेमनिटी पीरियड मस्ट स्टार्ट विद इन द टाइम फॉर विच पॉलिसी हैज़ बिन टेकन। द लॉस ऑफ प्रॉफिट मस्ट स्टार्ट विद इन द पॉलिसी period
If loss of profit starts after the policy is over period is over, claim कैन नॉट बी लॉन्च अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी। अगर मतलब हो जाता है पॉलिसी का प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट जो है पॉलिसी पीरियड के बाद स्टार्ट होता है, तो क्लेम को वो कहते हैं क्लेम कैन नॉट बी लॉन्च्ड अगेंस्ट द इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे एक एग्जांपल दिया है, मान लीजिए ए लिमिटेड टेक्स पॉलिसी फ्रॉम लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन 1 जनवरी 2014 फॉर 1 ईयर। सपोज फायर अकर, हर साल होती है, हर साल फायर का इंश्योरेंस अलग से देना पड़ता है, हर साल इसका अलग इंश्योरेंस होता है। द इंडेमनिटी पीरियड इन द केस विल बी द फ्रॉम 1 दिसंबर 2014 टू 30 नवंबर 2015। तो इंडेमनिटी पीरियड उन्होंने बता दिया, जैसे 1 जनवरी को लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ पूरे एक साल का, और फायर अकर हुई है 1 दिसंबर से, तो 1 दिसंबर से हमारी से लेकर 30 नवंबर 2015 तक इसका पूरा ये इंडेमनिटी पीरियड होगा। ध्यान रखिएगा इसका, जब आग लगी है तब से स्टार्ट होकर उसके अगले साल तक इंडेमनिटी पीरियड होगा। इन द अदर वर्ल्ड द इंश्योरेंस कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू compensate और indemnify the loss of profit taking place between 1 December 2014 to 13 November 2015, even though the policy period has expired on 31 December 2014। देखिए, अगर एक्सपायर हो गई तो क्या होगा? इफ फायर अकर्स आफ्टर 31 December 2014, द इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे द कंपनसेशन। ओके, डन। मीन्स ऑफ कि 1 दिसंबर को आग लगी है और 31 दिसंबर को उसका जो पॉलिसी का पीरियड था वो ख़त्म हो गया है, तब भी वो पेमेंट तो करेगी। लेकिन अगर 31 दिसंबर के बाद आग लगती है तो पॉलिसी अमाउंट देने के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। यानी कि आग लगनी चाहिए बिफोर ऑफ उसकी कंप्लीशन ऑफ पॉलिसी। आपको समझा दें एक तरीके से, जब हर साल नई पॉलिसी लेनी पड़ती है, जो भी बिजनेसमैन, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक अलग पार्ट होती है कि 10 साल 20 साल के लिए हो जाती है, लेकिन जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं वो 1 ईयर के लिए, हर साल के लिए अलग अलग होती हैं और उनके लिए हर साल अलग अलग लेना पड़ता है। तो जब आग एक साल के अंदर होती है, आग एक साल के अंदर लग जाती है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी की रिकवरी होगी और इंडेमनिटी पीरियड उसका 1 ईयर का होगा फ्रॉम द फायर एंड टिल द डेट ऑफ द बिफोर ऑफ फायर डेट। बट अगर जब उसका एक्सपायर हो जाते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसके बाद अगर आग लगती है तो इट मीन्स कि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कंपनसेट। क्लियर है? ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लेम अंडर द पॉलिसी ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भैया पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल का मतलब आप समझिएगा, स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल फॉर द इंडेमनिटी पीरियड ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड चूँकि यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द इंडेमनिटी पीरियड, उस बीच में जो सेल हुई थी और और स्टैंडर्ड सेल जो करंट है उसमें दोनों में जो डिफरेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट सेल। अब शॉर्ट सेल है क्या, चलते हैं ऊपर, पहले पॉइंट पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल इसलिए मैंने आपको पहले नॉलेज दी इसकी थ्योरी से पहले, ये इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए कि व्हाट इज़ शॉर्ट सेल। ये आपका पहला पॉइंट है। तो फिर हम लोग कैलकुलेट द शॉर्ट सेल और रिडक्शन इन टर्नओवर। शॉर्ट सेल का मतलब आप समझ गए, रिडक्शन इन टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब हमारे पास जो सेल है वो कम हुई, जो इतनी देर से हम ऑलरेडी आपको बता रहे थे। तो रिडक्शन इन टर्नओवर ओइंग टू फायर इज used as basis for determining the loss of profit. Reducing is turnover also called as short sale. तो उसके बाद स्टैंडर्ड सेल क्या होती है? स्टैंडर्ड सेल मीन्स the turnover means sales of the corresponding period of the preceding
प्रिसीडिंग अकाउंटिंग ईयर टू द टर्नओवर ऑफ द इंडेमनिटी पीरियड। ओके, जितनी भी हमारे पास सेल हुई है, सेल थी, नॉर्मल सेल थी, वो हमारा ठीक जिस साल आग लगी उसके ठीक पहले वाले में जो हमारी सेल हुई थी, दैट इज कॉल्ड अ